दोबारा ना हो जो फिर से हुआ, क्योंकि जैसा कि मल्होत्रा साहब ने कहा कि लोकतंत्र ज्यादा जरूरी है, लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, लेकिन जो उस लोकतंत्र की नींव होती है उस नींव को बरकरार रखने की जरूरत है। संजय केडिया साहब आपके पास आते हैं, फिर बरकत राम जी आपके पास आती हूँ। केडिया साहब, सिर्फ एक उद्योगपति के तौर पर नहीं बल्कि एक वहां के आप रिहायशी हैं, रहने वाले लोगों में शामिल हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या नेपाल के लोग अभी भी एक बेहतर लोकतंत्र की आस लगाए बैठे हैं? अगर मैं निवेशकों के हिसाब से बोलूं या आप जैसे बिजनेसमैन लोगों के हिसाब से बोलूं तो उनके सेंटिमेंट्स अभी क्या हैं? क्योंकि आगजनी, तोड़फोड़, सब कुछ जला देना, एक आक्रोश ऐसा सड़कों पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। अंत में आते आते पता नहीं बचेगा क्या, और तब तक शायद बहुत देर ना हो। नहीं, बिजनेसमैन लोग तो काफी दहले हुए हैं कि मतलब ये क्या हो गया, कैसे हो गया। मतलब नेपाल में क्या हर एक 10 साल में कुछ ना कुछ मतलब उठापटक होती रहती है, उथल पुथल हो जाती है, कुछ ना कुछ। कभी मतलब माओवादी का चला, कभी मधेश आंदोलन चला, कभी मतलब कुछ ना कुछ मतलब लोक गणतंत्र की लड़ाई हुई, कुछ ना कुछ होती रहती है। तो व्यापारी लोग कभी भी स्थिर नहीं हो पाए कि मतलब यहाँ इन्वेस्ट करें। वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब यहाँ जा रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आने को मतलब इतने निगेटिविटी है कि वो आने को यहाँ पे तैयार नहीं है। बहुत मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब नहीं आ रही है। नेपाल टूरिज्म और हाइड्रो के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है नेपाल में। और ये टूरिज्म इंडस्ट्री में भी होटलों में आग लगना, चाहे मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में, चाहे ये मतलब ये बहुत दर्दनाक और बहुत ये स्टोरी हो गई। और बेसिकली जेएनजी की अभी डिमांड भी क्या है, लोग संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव चाह रहे हैं, वो भी अभी पूर्ण रूप में नहीं आई है। अभी तो उन लोग सिर्फ पीएम किसको बनाना है उसी में उलझे हुए हैं आपस में। तो आप लोगों का सर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या है? अगर इतने बुरे हालात हैं तो एज अ बिजनेसमैन या आपकी पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है, आप लोगों का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इस वक्त क्या है वहां पर? सर्वाइवल तो अब हम लोग को तो जो है नेपाल में ही है, जीना यहाँ मरना हुआ है, यहाँ वाला हाल है हम लोग का। तो जो बिजनेस है मतलब बिजनेसमैन का तो कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं, लेकिन बस ये हर 10 साल में एक नया कुछ न कुछ मतलब उठा पटक ये हो जाती है। अब बिजनेसमैन तो काफी हतोत्साहित है कि मतलब कि अब क्या आगे क्या होगा, कैसे होगा, आगे क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, किस सेक्टर में करें। ठीक है। बरकत राम जी, संसद, सुप्रीम कोर्ट, पीएम आवास पर हमले, किस तरीके की सिचुएशन है नेपाल में वो हम सब ने देखी। आपको ये जनाक्रोश दिखता है, षड्यंत्र दिखता है, सत्ता के लालच में सत्ता को हटाने का षड्यंत्र दिखता है? क्या समझ में आता है आपको नेपाल में इस वक्त चल रहा है? और क्या वाकई में अगर लोकतंत्र हट जाए, राजशाही वापस आ जाए तो स्थिरता आ जाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। लोकतंत्र को ही बहाल करना होगा। जो युवा है वो आज आक्रोशित क्यों है? युवाओं की जब भी किसी जगह पे, किसी भी देश में, जब भी उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जाएगा, उनसे संवाद बंद कर दिया जाएगा, तो एक ना एक दिन वो सड़कों पे उतरेंगे ही। और अभी जो हाल है, कितना आतंक फैला हुआ है, मरने जीने पे लोग उतर पाए हैं। आपने अभी उन बिजनेसमैन को सुना जो कह रहे थे यहाँ अपॉर्चुनिटीज है, पहले जीवित तो रह लें फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे ना, कौन इन्वेस्ट करेगा? इतनी अस्थिरता में क्या होगा? कुछ भविष्य नहीं है। जबकि मोदी जी हमेशा, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो वासुदेव कुटुंबकम के ऊपर विश्वास करते हैं और वो चाहते हैं हमेशा सबके लिए, चाहे कोई भी पड़ोसी हो, कि वो ये मेरी फैमिली है और फैमिली में पीस बनी रहे और पूरे वर्ल्ड में पीस बनी रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अस्थिरता वहाँ खत्म हो, जो भी जिसका भी वहाँ पर इलेक्शन हो, और जो भी आए कम से कम करप्शन फ्री एक आए सरकार, जो कि युवाओं के अंदर एक विश्वास, बहुत ज़रूरी है एक विश्वास पैदा करना। आज आप देखिए, आज भी आप फ्लड विक्टिम से मोदी जी बात कर रहे हैं, हर जगह का जायजा ले रहे हैं। आखिर क्यों ले रहे हैं? आखिर क्या ज़रूरत है?
इसीलिए ये ज्यादा जरूरत है। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जब आप संवाद नहीं करेंगे, जब आप युवाओं की समस्याएं नहीं सुनेंगे, कब तक आप नजरअंदाज करते रहेंगे? तो एक स्थिर सरकार है हमारी, तभी तो हम डेवलप कर रहे हैं, तभी तो हमें अमेरिका भी कुछ नहीं कह पा रहा, तभी हमारी हर जगह साख बनी हुई है। लेकिन नेपाल में ऐसा नहीं है। अब करप्शन इतना बढ़ गया था, लोगों ने अपने खजाने इतने भर लिए कि युवा जो है बिल्कुल आक्रोशित हो गया, सड़कों पे उतरना पड़ा उसे। और अब जो उनकी मांगे अगर अब ना सुनी गई, फिर वही होगा, वही रिपीट होगा। तो हमें हर प्रकार से वहां शांति बनाए रखने के लिए अपील करनी चाहिए। और रही बात, आपने सुन ही लिया है, सभी नेताओं को ये आदेश दिया गया है कि कोई भी नेपाल के मुद्दे पे कोई भी टिप्पणी ना करे, क्योंकि आपकी कही हुई टिप्पणी आग में घी का काम करती है। और वहां शांति बहाल होनी चाहिए। जल्द से जल्द वो जो युवा है उनके साथ बातचीत करी जाए और जल्द से जल्द एक नई सरकार बनाई जाए। और जो नया नाम आया है सामने, बहुत ही अच्छा है। उन्होंने तो बिजली विभाग में इतना काम किया, नेपाल को बिजली दी है। तो जिसने नेपाल को बिजली दी है, हो सकता है वो राजनीति का अंधेरा भी हटाकर वहां पर भी उजाला लाने की कोशिश करे। तो मैं समझती हूं कि जो ओली ने किया और उसे भागना पड़ा, ऐसा जो नया आए, जिसे भी चुना जाए उसे भागना ना पड़े, वो फेस करे सिचुएशन को और जो गलतियां रही हैं उन पर सुधार करे। ठीक है, लेसन्स लर्न। जी, लेसन्स है ये। और सॉल्यूशंस पे हमें हमेशा बात करनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिविटी। क्योंकि युवा जो जब भटक जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, फिर वो भटक भी जाता है। अभी बहुत सारे जो फॉरेन जो देख रहे हैं इस पे, इसमें सोच रहे हैं कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए नेपाल पे कब्जा करने के फायदा लिए, उठाने तो की उन्हें कोशिश उनका करने फायदा कर उठाने की कोशिश, उन्हें भी रोकथाम करने की बहुत ज्यादा जरूरत ठीक है। इंटरवीन ना कर सके वो लोग, और ये एक नई प्रकरण शुरू हो नेपाल का। कंचन जी, ये भी बार बार क्यों निकल कर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन की आड़ में ये राजनीतिक दलों का एजेंडा ही है? मतलब अगर दूसरे को हटा दें तो खुद बैठ जाएं। लेकिन मैं भविष्य की तरफ ज्यादा चिंतित हूं नेपाल के, क्योंकि नेपाल में स्थिरता इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपसे शुरुआत में भी ये सवाल पूछा था कि आखिर किसी नाम पर क्यों नहीं सहमति बन पा रही? जिनका नाम सामने है वो उस कुर्सी पर बैठने से इनकार क्यों कर दे रहे हैं? क्या ये विश्वास नहीं है वहां पर उन लोगों को कि व्यवस्था को बेहतर कर पाएंगे, या जो एक ट्रस्ट डेफिसिट बिल्टअप हो गया है वहां की जनता के साथ, या जनता इतने समय में अक्ता चुकी है इन सब चीजों को देखते हुए कि उसका किसी पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा? जरूर जरूर पूर्णिमा जी। और अभी हमारे अग्रज तभी मित्र संजीव जी ने कहा कि ये पूरे नेताओं की विफलता है, और युवाओं को समझना होगा कि नेताओं की विफलता लोकतंत्र की विफलता नहीं है। ये लोकतंत्र ही है जिसके कारण हम लोग, अगर पॉलिटिक्स, राजनीति, इफ दे डोंट लिसन टू अस स्पीक, रोड्स विल ऑलवेज, स्ट्रीट्स विल ऑलवेज स्पीक। ये डेमोक्रेसी की बात है। और इसीलिए ऐसे हालत में मुझे लगता है कि तुरंत कोई स्पष्ट रास्ता निकलना मुश्किल है, और अगर निकली भी तो उसे टिकाऊ और सही दिशा में ले जाना उतना आसान नहीं होगा। इसीलिए संविधान के बाहर से सरकार बनाने की कोशिश के खिलाफ भी नागरिक समाज, वकील, पत्रकार और कलाकार लोग भी आवाज उठाने लगे हैं अभी। और इस समय समाज संविधान के अंदर ही, संविधान के भीतर ही समाधान खोजने और संविधान से बाहर समाधान खोजने के बीच नहीं, पर समाधान नहीं है ना, घमासान है ना कंचन झा जी। मैं यही तो कह रही हूँ, पीएम को लेकर घमासान है। कौन बनेगा, बन जाएगा तो स्थिरता ला पाएगा क्या? स्थिरता लाना होगा तो कहां से समाधान? मतलब राजशाही वापस समाधान दे देगी? लोकतांत्रिक व्यवस्था कोई तो चुनकर आए, तब तो हम समाधान की तरफ बढ़ेंगे। सड़कों पर मौजूद आंदोलनकारी तो समाधान तय नहीं कर पाने की पोजीशन में है इस वक्त, किसी को तो चुनना पड़ेगा। That's why we have a constitution in place। और समाधान संविधान के तरह ही निकलेगा तो एक लोकतांत्रिक समाज में जो अंधकार अभी हम लोग देख रहे हैं उससे हम लोग बाहर निकल पाएंगे। और सिर्फ ये भी समझना होगा कि सिर्फ 2 दिन में बड़ी राजनीतिक शक्तियों और उनकी विरासत खत्म हो चुकी है, ये सब मानकर अगर आगे बढ़ना भी खतरनाक होगा। पहले जो दल बड़ी ताकत बनकर उभरे थे, उनकी भूमिका को भी
नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अभी जो संविधान है नेपाल में, वो बहुत संघर्ष से, बहुत बलिदानी से, बहुत शहादत और युवाओं के संघर्ष से ये बनी हुई संविधान है। मधेश जिस क्षेत्र में हम हैं, हम लोग को हमेशा इस संविधान के खिलाफ हम लोग बोले हैं। जब बन रहा था तभी भी मोर देन 100 लाइव्स वर टेकन ऑन द स्ट्रीट्स ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हम लोग भी यही कह रहे हैं कि वहाँ पर जितना संशोधन चाहिए, जो अमेंडमेंट चाहिए, हम तभी उस दिन भी ये बात कहे थे कि 100 से 150 कानून हम लोग को बनाना है इस सिस्टम को फंक्शन करने के लिए। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लोकतंत्र जो है वो कोई मंजिल नहीं है, हम लोग खुद ही मुसाफिर है। उर्दू में बड़े हिंदी में एक शेर है, गोया खुद ही मंजिल हूँ, मुसाफिर भी खुद हूँ। सो लोकतंत्र में मंजिल भी हम लोग हैं, वो मुसाफिर भी हम लोग हैं। और जनरेशन जी को सोचना होगा कि अभी जो एक जो कॉन्सेंसस बन के अगर वो लोग आगे बढ़ते हैं, संविधान में अभी भी राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट सभामुख हैं और उन लोग का जो डिमांड है उनको आगे बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। और एक लास्ट हम बात रखना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की तो बहुत जरूरत है ही, लेकिन बाकियों का डिमांड जिस पर ये आंदोलन बुनी गई, वो उससे भी कहीं ना कहीं हम लोग भटक रहे हैं और ये युवा लोग भटक रहे हैं। बस यही बात मैं पूछते हुए आपसे जरा हेडलाइन की तरफ जाऊंगी, फिर उसके बाद अचल मल्होत्रा सर, केरिया साहब मैं आपके पास भी आती हूँ, संजीव सर आपके पास भी, वर्षा जी भी। लेकिन मेरा सवाल बस एक इतना सा है कि आज की जिस तरीके की परिस्थितियां हैं नेपाल में, ये भी बहुत जरूरी है कि जो आंदोलनकारी हैं वो किसी का पपेट ना बने, उनके स्वार्थ के लिए उनके हाथ का हथियार ना बने। ये कैसे सुनिश्चित होगा? जी, और शुरू में ही जब हम कहे थे कि ये 8 सितंबर की शुरू में एक क्रांति थी, लेकिन 9 सितंबर की रात 10 बजे ये एक भ्रांति में परिणत हो गई थी, तो उसको एक ठो लोकतांत्रिक, एक ठो सभ्य समाज के लिए संविधान हम लोग के पास ऑलरेडी है। वो संविधान में बहुत सारे कारण है, बहुत सारे उपाय सब है जिसको ये एड्रेस कर सकते हैं। और साथ साथ ही आपको स्पेशल पावर्स सभी लेके आपको जो सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत है, उस पर भी राष्ट्रपति काम करके एक इंटरिम गवर्नमेंट बना सकते हैं। और वो इंटरिम गवर्नमेंट का मांग ये होना चाहिए कि इलेक्शन तो कराना ही है, लेकिन अभी डेमोक्रेसी आने से, 1990 में डेमोक्रेसी आने से अभी तक सिर्फ नेताओं का तो करना ही है, संपत्ति छानबीन सब, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस का हुआ, हमारे पुलिस के हुए, हमारे आर्मी के हुए, ये सब का भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, यानी हर एक लेवल पर एक फिल्ट्रेशन की जरूरत है, सफाई की जरूरत है। Definitely, politics has become that dirty pool where not only political leaders but everyone is taking chance there। और ये नेपाल के लिए एक सुवर्ण अवसर है कि हम लोग नया एक बड़े बदलाव की तरफ और बेहतर बदलाव की तरफ हम बढ़ सके। और इसके लिए उदाहरण नेताओं के लिए सिर्फ नहीं, और की ब्यूरोक्रेसी, सिक्योरिटी फोर्सेस हुए, पुलिस हुए, आर्मी हुए, सबका छानबीन होना जरूरी है। मैं क्विकली अभी क्या करना है, हमें समस्या तो अभी दिख रही है, तो अभी कुछ सोचना होगा। दैट इज गोइंग टू टेक कितना टाइम लगेगा? अभी आई थिंक वी ऑलरेडी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस, और वी हैव अ प्रेसिडेंट, वी हैव अ वाइस प्रेसिडेंट, वी डू हैव स्पीकर ऑफ द हाउस। लोकतंत्र की रक्षा करने वाले संवैधानिक पद पर बैठे हुए अभी भी लोग हैं।